उस समय फायर ब्रांड उमा भारती बहुत फायर ब्रांड नेता मानी जाती थी राम जन्मभूमि आंदोलन की। साध्वी रितंबरा बहुत फायर ब्रांड नेता मानी जाती थी। वो सब वहीं अयोध्या में ही डेरा डाली हुई थी। और हमारे परमहंस जी, ये सब लोगों से बातें होती थी। हम दिन में सबके दर्शन भी करते थे और बातचीत भी किया करते थे। तो वो कहते थे देखो आप 6 दिसंबर आने दो, सब कुछ अपना आप हो जाएगा। राजीव जी, आपने 6 दिसंबर 1992 बाबरी विध्वंस एज फोटो जर्नलिस्ट आंखों से देखा। जी, ये लोग उसमें मिट्टी समतलीकरण का काम करते थे, तो उसके लिए फावड़े, कुदाल, ये सब वगैरह लेके आते थे। इसी को क्या कहा जा रहा था कि बाबरी को ढाने का 6 दिसंबर को बाबरी ढाई जानी थी, उसका रिहर्सल था। ये मीडिया में तो यही बात कही गई कि रिहर्सल किया गया था, पर मुझे नहीं लगता कि वो रिहर्सल था। शायद आपने देखा होगा 6 दिसंबर को जब ये घटना घटी तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर 6 घंटे में बिल्कुल साफ था। विनय कटियार जी बजरंग दल के उन दिनों बहुत फेमस थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेता माने जाते थे। 6 तारीख को जब वहां पर भीड़ पूरी राम जन्मभूमि उसके आसपास वो जगह थी जहां से अडवाणी जी को, विजय राजे सिंधिया जी और बहुत बड़े जितने भी वीएचपी और बीजेपी के नेता थे, मुरली मनोहर जोशी, ये सब इनको वो करना था। हमने कार से को वहां तक ऊपर चढ़े हुए तक ये सब शूट किया। पर उसके बाद की घटना तो बस यहाँ आंखों में याद है, लोगों के जज्बात आंखों में, दिल में याद है कि कैसे फूट फूट कर लोग रो रहे थे, ईंटें गिर रही थी और कैसे जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। से 33 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अपनी इन्हीं आंखों से देखा। जी, जो वो बता रहे हैं। वो इतना बड़ा सैलाब था कि पुलिस वाले 5-10 मिनट में ही घबरा गए। उनको लगा कि अगर अब हमने इनको रोकने की कोशिश की तो हम भी मारे जाएंगे। ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद, जिसको देख के भी मतलब लगता था कि ताकतवर है, वो ढह गई तक। इसीलिए बड़ा आश्चर्यचकित हूं मैं, समझ ही नहीं पा रहा था कि हम ये सोचते थे इसको ढहने में ही कई दिन लग जाएंगे और तब तक तो पुलिस इनको कंट्रोल करके और ये भगा देगी। पर जो जोश हमने देखा, उस जोश के सामने वो बिल्डिंग, मतलब ऐसे लाइनें लग गई, तोड़ने वाले लोग अलग थे और पत्थर उठा के फेंकने वाले लोग अलग थे। वो एक तरफ से लोग लगे हुए थे, पीछे की तरफ अलग लगे हुए थे, गुम्मद पे ऊपर लोग अलग लगे हुए थे। तो वो चारों तरफ से, हाँ, जब गुम्मद गिरा था तब हमें जरूर लगा था कि इसमें यार कार सेवक चिपट के मर गए हों। ये तो हो गया यार, फैजाबाद का मुस्लिम क्या सोचता है, क्योंकि मुसलमान तो फैजाबाद में था ही। तो हम मुस्लिम बस्ती में गए रात, और बाबरी ढहने के बाद उसी दिन रात को, और हमने मुस्लिम घरों में चाय पी है। और वहां के मुसलमान ने बोला अरे ढह गई, हम कौन सा उसमें नमाज पढ़ने जाते थे। उसका रिएक्शन ये था, ढह गई। बाबरी को लेके फैजाबाद के मुसलमान ने वो बिल्कुल कहीं किसी रूप से कोई सांप्रदायिक वो नहीं था, कोई वो नहीं था। उसने कहा ढह गई, हमारा कोई मतलब ही नहीं, ना हम वहां कोई नमाज पढ़ने जाते थे, ना हम वैसे जाते थे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राजीव त्यागी। ये बिल्कुल फैक्ट है सर। और हो सकता है आप उस दौरान का चौथा संसार वगैरह नहीं, तो मेरे साथी ने उनको कोट किया है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम अनफिल्टर्ड अड्डा यानी पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट के आज खास मेहमान हैं राजीव त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं। और राजीव त्यागी की खासियत और एक पहचान है। अब से 33 साल पहले जब बाबरी मस्जिद ढही थी 6 दिसंबर 1992 को, तो उसके चश्मदीद हैं आप। राजीव जी, स्वागत है। बाबरी ढह गई, मंदिर बन गया, किसी की जय हुई, किसी की पराजय हुई। 33 साल गुजर गए हैं बाबरी विध्वंस को, और अब कुछ साल बीत चुके हैं राम मंदिर को बने हुए। इस 33 साल के बदलाव को आप क्या देखते हैं? छोटे से में पहले मैं जानना चाहूंगा, फिर आपसे आगे बढ़ेंगे। 33 साल में इस बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर क्या कुछ ऊपर नीचे हुआ है? देखिए संजीव भाई, उस दौरान 33 वर्ष पहले मैं एक युवा था, उमंगों के साथ जर्नलिज्म में आया था। कितनी उम्र रही होगी राजीव त्यागी की? उस समय मैं 22 साल के लगभग था जब ये अयोध्या
वाला बाबरी मस्जिद डेमोलेशन हुआ, और एक छोटा सा अखबार था इंदौर का, चौथा संसार, उसके लिए काम करता था। मेरे एक साथी थे जो यहाँ पे ब्यूरो चीफ थे दिल्ली में, अनिरुद्ध धुड़पकर, आज वो इस संसार में नहीं है। वो और मैं अचानक 30 तारीख को बैठे हुए बात कर रहे थे, यार ये 6 दिसंबर को ये होने वाला है, 30 नवंबर 1992, 30 नवंबर 1992 को। हाँ, कि यार कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं क्या, जा सकते हैं क्या। मैंने कहा भाई पैसे भी नहीं होते थे बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास, तो हमने कहा चलो कोशिश करते हैं, चलते हैं भाई। तो हम लोगों ने, मेरे पास सही मायने में कैमरे भी नहीं होते थे, एक लेंस होता था, एक लेंस हमने किसी और, एक हमारे मित्र थे रंजन बसु, उनसे मांगा, और अपना 30 तारीख की रात को हम लोग बस से, बाया बस हम लोग, कौन कौन थे? मैं और अनिरुद्ध धुड़पकर, हम लोग फैजाबाद पहुंच गए 1 तारीख को। हमने जाके पहले तो एक छोटा सा होटल था, अजंता होटल था, नाम मुझे अभी अभी याद आया, अयोध्या में या फैजाबाद? फैजाबाद में। अच्छा। वहां पे हम रात को ठहरे। सुबह सुबह हम लोग वीएचपी का मीडिया सेंटर, वीएचपी ने बनाया हुआ था, विश्व हिंदू परिषद में, तो उसके एक इंचार्ज होते थे अग्निहोत्री जी, अभी नाम मेरे पूरा, कोई बात नहीं। हाँ, तो उन्होंने, उनके पास पहुंचे, मैंने कहा भाई हमें ऐसे से ये 6 दिसंबर वाली आप लोगों ने प्लान किया है, इसकी कवरेज करनी है, क्या रहेगा क्या। उनका हम मीडिया के लिए पास बनाएंगे आपको। हम नाम वाम लिखाए आए अयोध्या के, क्या, क्योंकि कार सेवक उसी दौरान आना शुरू हो गए थे। आप जब 1 दिसंबर 1992 को फैजाबाद अयोध्या में लैंड किए जाके, तो कितना रश आ चुका था वहां पे? लगभग 30-40 हजार लोग उस दौरान आ चुके थे, और लोगों के रेले आने शुरू हो गए थे रोज, सैलाब की माने में बढ़ रहे थे। 10-20-50 हजार लोग आपको हर समय सड़कों पे दिखता था। तो अयोध्या की गलियां छोटी छोटी हैं, तो वहां पर सब ऐसे क्राउड नजर आता था कि चारों तरफ आदमी आदमी नजर आता था। तो हम 2-3 दिन तो कवर करते थे, माहौल कवर करते थे, क्या हो रहा है क्या। पहले दिन जब गए 1 दिसंबर 1992 को और रुक गए वहां जाके होटल अजंता में, विश्व हिंदू परिषद द्वारा बनाया गया मीडिया सेल सेंटर, उसमें आपने अपनी रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी डाटा था, इंफॉर्मेशन, वो आपने दर्ज करा दी। अगली 2 दिसंबर जो निकली सुबह, वो सुनना चाहते हैं। अगली 2 दिसंबर हम अयोध्या में घूमे, सरयू किनारे गए, इधर उधर सब जगह, कि लोगों के अंदर चल क्या रहा है, तो लोगों के क्या जज्बात हैं, वो हमने थोड़ा उन लोगों को कवरेज किया, बयानबाजी। क्या कहते थे? क्या कहते थे? लोग कहते थे मंदिर, अब की बार मंदिर बनाकर ही जाएंगे, उनके दिमाग में ये। और जो कार सेवक आ रहा था वो महाराष्ट्र, गुजरात, उस तरफ से, मध्य प्रदेश, उस तरफ से बहुत ज्यादा था। तो उन लोगों का तो एक ही वो था कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इस तरीके से जब हम लोग उन लोगों से बात करते तो हमको ये लगता था यार कुछ होगा, कुछ होगा, पर क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। मीडिया में तो एक वो रहती थी, अरे क्या होगा, सरकार ने, क्योंकि इधर से गवर्नमेंट ने वो लगा दी थी धारा 144 के तहत कि भाई आप वो नहीं कर सकते। नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे जी, कांग्रेस की हुकूमत थी देश में, और स्टेट में बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार थी, मुख्यमंत्री। हाँ, तो वो सब ये सोचते थे ठीक है ये भाषणबाजी होगी, मीडिया में तो यही चर्चा रहती थी उस दिनों कि भाषणबाजी होगी और ये सब लोग अपने अपने घर को वापस चले जाएंगे। पर हमें पता नहीं अंदर से ये लगता था कि नहीं कुछ होगा। फिर 3-4 तारीख तक मीडिया आना शुरू हो गया था, इधर उधर से सब जगह से। फिर इन लोगों की डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी शुरू हो गई थी वीएचपी की। तो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते थे और आप क्या पूछते थे वीएचपी से? मेन तो ये रहता क्या प्रोग्राम रहेगा 6 दिसंबर का, क्या, क्योंकि कार सेवा और उसकी बात होने लगी थी। तो ये कहते थे कि ये इन्होंने क्या बोलते हैं, जो राम जन्मभूमि का वो था उसके लिए वहां पर बाकायदा पूजन का और उसका वो बनाया हुआ था स्थान, तो उस पर जाकर पूजा करना और ये सब, इतना ही कहते थे। ये कोई गिराने की बात नहीं करते थे, ये कोई वो नहीं। अब तक 2 दिसंबर तक ये नहीं था कि बाबरी ढाई जाएगी। 3 दिसंबर 4 दिसंबर इसको कोई बात नहीं होती थी कि ये ढाई जाएगी। इवन 5 दिसंबर को भी, 5 दिसंबर को इनकी राम जन्मभूमि श्री न्यास उसकी कमेटी की मीटिंग थी 5 को।
5 दिसंबर 1992 92 को उसको उसमें सब साधु संत, सब जितने मार्गदर्शक मंडल जो भी था इनका, उसके सब लोग आ रहे थे। और उसके अध्यक्ष परमहंस जी क्या थे, ठीक है, हाँ, आप सही बोल रहे हैं, वो अब नहीं है दुनिया हाँ, में। दुनिया में नहीं है, तो वो थे। और उसमें बाकायदा हम लोगों ने उसको कवर किया, सब कुछ किया। तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारी तीखी तीखी बातें की, पर वो तीखी तीखी बातें, आप तो फोटो जर्नलिस्ट थे, मीडिया पर्सन थे, हम लोग का तो काम पकड़ने का होता है सामने वाले को। उन तीखी तीखी बातों में कहाँ क्या बातें हुआ करती थी कुछ जिनसे आपको कुछ शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ होगा? उन तीखी बातों से ये लगता था कि भाई इतने लोग जुट रहे हैं, इतने लोग अगर जुट रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये लोग ऐसे शांत उससे चले जाएंगे। और उस समय फायर ब्रांड उमा भारती बहुत फायर ब्रांड नेता मानी जाती थी राम जन्मभूमि आंदोलन की। साध्वी रितंबरा बहुत फायर ब्रांड नेता मानी जाती थी। वो सब वहीं अयोध्या में ही डेरा डाली हुई थी। और हमारे परमहंस जी, ये सब लोगों से बातें होती थी। हम दिन में सबके दर्शन भी करते थे और बातचीत भी किया करते थे। तो वो कहते थे देखो आप 6 दिसंबर आने दो, सब कुछ अपना आप हो जाएगा। राजीव जी, आपने 6 दिसंबर 1992 बाबरी विध्वंस एज फोटो जर्नलिस्ट आंखों से देखा जी, और आप जबकि 1 दिसंबर को पहुंच गए थे। 1 दिसंबर से और बाबरी के ढहने तक आपको कब क्लिक कर गया था कि बाबरी ढाई जाना तय है? देखिए ऐसा होता था, हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग तरह के वो करते थे कि ये लोग सुबह क्या करते हैं। तो हम सुबह सुबह कई बार 6 बजे 7 बजे पहुंच जाते थे। सर्दियों के दिन थे तो थोड़ा सा अंधेरे अंधेरे के दौरान ही हम निकल लेते थे और 7 बजे 7:30 बजे तक राम जन्मभूमि के आसपास के एरिया में ही घूमते रहते थे। कि कभी हमारे मन में ये भी था कहीं एक दिन पहले ना कर दें या 2 दिन पहले ना कर दें। तो ये लोग क्या करते थे वहां पर ना, वो 2.77 एकड़ तो विवादित क्षेत्र माना जाता था उसके, और बाकी जो एरिया था वो विश्व हिंदू परिषद के पास था। तो ये लोग उसमें मिट्टी समतलीकरण का काम करते थे। तो उसके लिए फावड़े, कुदाल, ये सब वगैरह लेके आते थे और वो सुबह ही सुबह बहुत सारे एरिया को समतल करते जाते थे। राजीव जी, बीच में रोकना चाहेंगे जी, वो जो समतल कर रहे थे कई दिन से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के आसपास की जमीन को, इसी को क्या कहा जा रहा था कि बाबरी को ढाने का 6 दिसंबर को बाबरी ढाई जानी थी, उसका रिहर्सल था? ये बातें आई हैं निकल के बहुत मीडिया में। कुछ लोग कह सकते हैं और अब ये कहा भी गया मीडिया में, तो यही बात कही गई कि बहुत हाँ रिहर्सल किया गया था। पर मुझे नहीं लगता कि वो रिहर्सल था। मुझे लगता है कि वो एक स्वयं सेवकों की तरह काम कर रहे थे कि भाई हमें अब नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद ये एरिया तो हमारा ही है और इसमें राम मंदिर भी बनना है। तो ये जो उबड़ खाबड़ ये सब कुछ हुआ, धीरे धीरे इसको बाकी कर लें तो ये इतना हिस्सा रह जाएगा। तो बाकी चाहे कोर्ट कुछ करती रहे, चाहे बाकी मुस्लिम समाज कुछ करता रहे, हिंदुओं के कब्जे में ही आना है। तो उनका नजरिया वो था। वो उस हिसाब से लेके उसके सारे एरिया को साफ करके बराबर कर लेना चाहते थे। और इसीलिए शायद आपने देखा होगा 6 दिसंबर को जब ये घटना घटी तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर 6 घंटे में बिल्कुल साफ था। बाबरी मस्जिद और बहुत बुलंद थी, बहुत बुलंद थी और हाथों से तोड़ देना। तो इसीलिए हो पाया वो, क्योंकि वो बाकी एरिया समतल हो चुका था। तो वो जो पहुंचने में दिक्कत पहुंचने में दिक्कत नहीं हो रही थी। ईंट रोड़े पत्थर वगैरह वो तुरंत बाकी एरियो में फैला दिए गए कि एक आदमी ने 2 पत्थर पकड़े, दूर दूर फेंकना शुरू किया, तो वो तुरंत जल्दी हो गया। राजीव जी, 6 दिसंबर 1992 बाबरी डिसीजन ढाई गई है जी। उससे पहले के 5 दिन फिर से एक बार हम लेके चलना चाहेंगे। और दूसरे में जो दर्शक स्टेट मेरे हिंदी के साथ अभी जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हैं राजीव त्यागी, फोटो जर्नलिस्ट, भारत के मशहूर कई एजेंसियों में रहे हैं, हमारे उजाला में भी रहे हैं, अन्य अखबारों में भी रहे हैं। और 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद अयोध्या में ढाई गई उससे 4-5 दिन पहले वहां पहुंच चुके थे और बाबरी को ढाए जाते हुए आंखों से देखने वाले चश्मदीद एक्सक्लूसिवली हमारे पास मौजूद हैं राजीव त्यागी, स्टेट में हिंदी पर। सुनिए क्या कहते हैं। जी राजीव जी। देखिए उस दौरान क्या हुआ कि हम लोग दिन में घूमते थे, शाम को एंजॉय करते थे।
तो हमारे पास और पत्रकार जो लोकल पत्रकार थे, जन मोर्चा के भी थे, और एक भास्कर ग्वालियर के रेजिडेंट एडिटर थे, वो आ जाया करते थे। मैं अभी उनका नाम उतर रहा है मेरे दिमाग से। उनके एक बल्कि रिश्तेदार वहीं रहते थे, तो वो स्कूटर उनके पास था, तो हमें आसानी हो जाती थी। वो अपने रिश्तेदार का स्कूटर ले आते थे, हम उसमें बैठ के घुमा करते थे घुमा करते अयोध्या को। थे, तो वो भी हमें बड़ी आसानी हो जाती थी। विनय कटियार जी बजरंग दल के उन दिनों बहुत फेमस थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेता माने जाते थे। विनय कटियार जी वो इवन हमारे होटल तक में भी आए। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये होटल ही इन्हीं लोगों का है, क्योंकि जब हम ठहरे थे तो उन्होंने आगे यही बोला था, इनका पत्रकारों का ढंग से ध्यान रखना, होटल मालिक को आगे यही बोला था विनय कटियार। हाँ, तो वो उन्होंने और उससे काफी वो हुआ भी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे वैसे नहीं थे। कितने पैसे लेके निकले थे दिल्ली मेरे से पास बाबरी मस्जिद का विध्वंस देखने के लिए? सही बताएं तो हमारे पास केवल 1500 रुपए थे, और 1500 रुपए में हम दो लोग, हमें नहीं मालूम था। हमने ये सोचा था 6 तारीख को ये जैसे ही होगा हम अपना पैक करेंगे, शाम को ट्रेन पकड़कर दिल्ली वापस आ जाएंगे। हाँ। और 6 तारीख को जब वहां पर भीड़ पूरी राम जन्मभूमि उसके आसपास वो जगह थी जहां से अडवाणी जी को, विजय राजे सिंधिया जी और बहुत बड़े जितने भी वीएचपी और बीजेपी के नेता थे, मुरली मनोहर जोशी, ये सब इनको वो करना था। तो ये सब लोग पहले आए राम जन्मभूमि के, उसके दर्शन किए वहां पर, और उसके उसी दौरान वहां पर इतनी भीड़ वो हो गई बेकाबू। तो ये तो वहां से निकल गए और जाकर एक मंच बना रखा था, एक छत थी, उस पे से चढ़कर ये लोग तो भाषण अपना शुरू किया, रैली को संबोधित करना शुरू राजीव किया। त्यागी जी, ये किस दिन किस तारीख की बात है, किस वक्त के लगभग बात ये होगी? लगभग आपने अपनी 11 आंखों से कौन कौन देखा? ये लगभग 11 बजे की बात है, सुबह 11 बजे। तारीख 6 दिसंबर सुबह ये लोग इनकी सभा होनी थी, तो उस सभा शुरू करने से पहले ये राम जन्मभूमि के दर्शन किया। और वहां से कौन कौन थे दर्शन करने वालों में? मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, कलराज मिश्र जी, और वीएचपी के कुछ साधु संत लोग थे, और अपने सिंघल जी, वीएचपी के प्रमुख। तो ये सब लोगों ने, हमने वहाँ बल्कि फोटो वोटो भी खींचे उस दौरान। और ये फिर अपने मंच पर आ गए उधर, वहां से लगभग 100 मीटर के करीब वो दूरी थी मंच की, जहां से आप और आडवाणी जी, सिंघल साहब, ये सब कितनी आपके बीच की दूरी थी? 2 फीट 3 फीट उस दौरान, तो जब फोटो खींच रहे थे उस दौरान आप सामने सामने थे? हाँ, सामने सामने। तो उस दौरान तो सैकड़ों पत्रकार इकट्ठा हो चुके। 6 दिसंबर को वहां पर लगभग 200 से 300 पत्रकार और जर्नलिस्ट था। और भीड़ 6 दिसंबर को कितनी होगी अंदाजा? लगभग जिधर देखो आदमी दिखता था। मेरे ख्याल से 3 लाख 4 लाख लोग उस दौरान वहां पर था। और अयोध्या में समा गए? हाँ, मतलब गली कूचा हर जगह आदमी था, हर जगह। इवन हम लोगों ने होटल लेते लेते भी ना, एक दिन पहले हमने देखा कि यार 6 तारीख को हम वापस यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमने एक दिन पहले वहां पे, मतलब 4 तारीख की रात को ही धर्मशाला भी ले ली थी, एक धर्मशाला में रूम में, कि उस पर्पज के लिए कि भाई हम 6 तारीख को फैजाबाद से यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, पता नहीं क्या हो या क्या हो जाए, या सरकार सारे रास्ते ब्लॉक कर दे या क्या कर दे। तो हमने उस हिसाब से अपने उस सेव करते हुए हम 4 तारीख की रात को ही अयोध्या में अंदर आ गए थे। होटल छोड़ दिया था? होटल छोड़ दिया, होटल में सामान पड़ा रहा हमारा बाकी। जो अयोध्या में आपने धर्मशाला में कमरा लिया था, वो और राम जन्मभूमि और बाबरी से कितना डिफरेंस था? वो मुश्किल से होगा 200-250 मीटर। तो आपको ये नहीं लगा आप बिल्कुल एकदम बारूद पे जाके बैठ रहे हैं? नहीं, उस दौरान क्या होता था, हम लोग क्योंकि हिंदी भाषी लोग थे, और मध्य प्रदेश और इधर के सब लोग, मेरे जो साथी थे वो मध्य प्रदेश से थे, और एक जो लोग धर्मशालाओं में ठहरे हुए थे वो लोग तो हमारा स्वागत करते थे। उनको लगता था यार ये आदमी हमारे मन की बात करता है। ये वो हमसे पूछते थे कि 6 दिसंबर को हमारी फोटो जरूर खींच देना, हमारे बारे में जरूर लिख देना। तो हम भी सोचते थे अरे मजाक मजाक। बल्कि एक सज्जन, में अभी नाम वाम तो मुझे याद नहीं रहा है, वो उन्होंने शादी वादी भी नहीं किया था, और वो चुटिया रखते थे बहुत बड़ी, और बस उनका काम था सारा दिन एक्सरसाइज करते रहना, और सुबह उठते ही एक्सरसाइज करते रहना। वो हमसे बड़े प्रभावित थे हमारे कैमरे वैमरे देख के, और वो कहते थे वहीं मिलेंगे हम आपको, वहीं मिलेंगे आप हमारी फोटो में। इतना जोश था? जोश था, बहुत जोश था। वो हमारे साथ धर्मशाला में ही रुके हुए थे।
6 तारीख को जब हम तो सुबह ही 8 बजे पहुंच गए थे राम जन्मभूमि परिसर में, और वहां पर जो तैयारियां देखी, फोर्स पूरी लगी हुई थी, सब कुछ था, चारों तरफ से फोर्स ने घेरा हुआ था, पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह। पैरामिलिट्री फोर्सेज आपके बाउंड्री के बाहर थी, आप लोग जहां थे, या अंदर भी आ गई थी? बाहर थी। चौहद्दी उनकी थी? हाँ, उसके अंदर सब थे? हाँ। अच्छा। तो वहां अचानक ये जब लोग इधर से आके इन्होंने भाषणबाजी शुरू की, अचानक कुछ लोग, हम लोग क्योंकि इनके साथ थे, इनकी भाषण कवर कर रहे थे, अचानक हमने देखा कि उधर भीड़ ने कुछ, भाषण वाले मंच पे कौन कौन था और कौन बोल रहा था? सारे लीडर थे सब उस समय। विजय राजे सिंधिया बोल रही थी जब हलचल शुरू हुई, और विजय राजे सिंधिया ने बड़ा गर्मजोशी वाला भाषण दिया। क्या कहा था, याद है कुछ शब्द? मुझे अब इतना तो याद नहीं है, पर उन्होंने राम नामी चोला वो पहना हुआ था, जो एक ओढ़ा हुआ था, और वैसे तो वो व्हाइट साड़ी पहनती थी, उसके ऊपर वो राम नामी चोला था, और वो जो जय श्री राम के उद्घोष उन्होंने किए हैं, तो काफी एक हलचल मची। और उसके बाद हमें याद नहीं है आडवाणी जी ने क्या बोला होगा, क्योंकि हमने उधर हलचल देखी तो हमें लगा भाई गुरु अब यहाँ से निकल लेना चाहिए, अब वहां पे होना चाहिए, बाबरी मस्जिद। हाँ, तो हम वहां से उस छत पे से एक वो लगी हुई थी सिल्ली, उस पे नीचे कर, क्योंकि उतरना और चढ़ना बड़ा मुश्किल था उस छत के ऊपर जहां पे आपको बाबरी पे आप पहुंचे हैं उस स्टेज से, नेताओं के या जो भी सनातनी थे, उससे पहले जानना चाहूंगा कि आपके साथ 88-89 में जब मुलायम सिंह की सरकार में इसी बाबरी को लेके बवाल हुआ और गोली चलाई गई, 2 राम भक्त मारे गए थे, जी, भाई थे सगे, कोठारी बंधु, जी, उनके माता पिता भी आपके साथ जी, वो 6 दिसंबर से पहले बैठे, वो क्या? नहीं सर, वो इंसिडेंट ऐसा हुआ जब ये बाबरी मस्जिद के लिए लोग अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, हम लोग उधर चले गए, तो मुश्किल से हम 10 मिनट शूट कर पाए। अचानक लोगों में एक बात फैली कि ये मीडिया वाले आपका, क्योंकि मीडिया को उन दिनों बीजेपी विरोधी और मंदिर विरोधी माना जाता था, ये उन सबके दिमाग में, उन राम भक्तों में भी ये बात फैल गई कि ये सब मीडिया आपके विरोध में खड़ा है, इनको फोटो मत खींचने दो। कांग्रेस के सपोर्टर कहलाते थे, क्योंकि नरसिंह राव की सरकार थी में। तो उन्होंने कैमरे वैमरे हमारे तोड़ने शुरू कर दिए, या कैमरे बंद करवाने शुरू किए, जिसने नहीं किया उसका तोड़ना शुरू किया, वो सब कुछ हुआ। तो हम लोग बिल्कुल जस्ट राम उसके बराबर में सीता रसोई एक जगह होती थी, तो हम लोग जो पिटते रहे या जो वहां से हटते रहे, उसमें इकट्ठे होते रहे। सीता रसोई पहुंच के सारे मीडिया, हाँ, वहां पे बहुत पुलिस थी, तो उन्होंने भी हमें करके भैया इधर साइड में खड़े हो जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। और इवन जो कार सेवक थे, उन्होंने बोला देखो आप कुछ मत कीजिए, आप अपना साइड में खड़े रहिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, पर आप फोटो खींचेंगे तो आप कोई कुछ भी कर सकता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो अब बड़ा वो हुआ, हमने चुपचाप अपना कैमरा वैमरा, एक वहां दरी पड़ी थी, कैमरा बैग उसके नीचे किया, और हम ऊपर छत पे चले गए। छत पे गए तो हमने देखा एक सज्जन और एक बैठे हैं, उनकी मदर, वो साथ में वाइफ हैं, और लोग आते हैं उनके पाँव छूते हैं, लोग आते हैं पाँव छूते हैं, और जय श्री राम का नीचे जब तक कार से सारी उस पर चढ़ चुके थे, उन्होंने तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी थी, पुलिस वहां से भाग गई थी बाबरी मस्जिद पे। हाँ, जो पुलिस अंदर थी, अंदर लगे बैरिकेड लगा रखे थे, और अंदर वो सब टूट चुके थे तब तक, और वो सब, तो जो पत्रकार, हम 30-40 पत्रकार ऊपर पहुंच चुके थे, उसमें सीता रसोई की छत पे। सीता रसोई की छत। अब पत्रकार क्या करेगा, वो ऐसे तो हो नहीं सकता कि अपनी आंखों से ना देखे। अब मैं बड़ा अफसोस कर रहा कि यार कैमरा होते हुए नहीं शूट कर पा रहे। कैमरा आपने बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए उसके अंदर हाँ, वो नीचे, नीचे वो भी मतलब बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे दरी, और वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे है जहां पे छत पे से हम जा रहे हैं। तो बड़ा अफसोस हो रहा था कि भाई क्या करें। एक बार मैं लेके भी आया चुपचाप बैग, मैंने एक फ्रेम खींचा भी, फिर वही वहां पे लोगों गए, तो फिर वही छुपा के हमने, मन कहा भाई नहीं खींच रहे हैं। हाँ, तो हमने फिर धीरे से पता लगा भाई ये जो सज्जन हैं जिनके पाँव छू रहे हैं और ये उद्घोष हो रहा है, वो रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू, वो दंपत्ति रो रहा। हाँ, वो कौन दंपत्ति? तब पता लगा कि ये कोठारी बंधु जो गोलीबारी में शहीद हुए थे, उनके माता पिता है। इसी गुंबद, बाबरी की गुंबद पे चढ़े हुए थे, तब गोली मारी गई? नहीं, ये गुंबद पे नहीं चढ़े थे, ये बेसिकली अयोध्या में उस दौरान मुलायम की सरकार थी, तो आंदोलन में इनको आना था वहां पर, तो ये सरयू के आसपास कहीं पे गोलीबारी में मारे गए थे दोनों भाई। ये मतलब अयोध्या में एंटर कर, मुलायम ने बोला था परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और उन्होंने उसको पूरा ब्लॉक कर दिया था, अयोध्या को छावनी बना दिया था।
पर राम भक्तों ने उस दौरान कसम खाई थी कि हम जाके दिखा के रहेंगे। तो ये दोनों भाई उस गोलीबारी में शहीद और हुए। जो सीता रसोई की छत पे थे जहां पहुंचे हैं, वो कपल दंपत्ति जो रो रहे थे, वो उन कोलकाता वाले के माता पिता थे। माता पिता थे, दोनों भाइयों हाँ, के। तो आज बड़ा कोठारी बंधु अफसोस थे, होता है कि हम उस इंसिडेंट को नहीं शूट कर पाए अपने हाथों से। रिकॉर्ड नहीं कर पाए कैमरे में। हाँ, तो वो बड़ा एक अफसोस वाला, मतलब उसका एक इंसिडेंट का ये अफसोस रहा मुझे कि ठीक है, हमने कार सेवक को वहां तक ऊपर चढ़े हुए तक ये सब शूट किया, पर उसके बाद की घटना तो बस यहाँ आंखों में याद है, लोगों के जज्बात आंखों में, दिल में याद है कि कैसे फूट फूट कर लोग रो रहे थे, ईंटें गिर रही थी और कैसे जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। वो तो हमने अपने महसूस ही किया जा सकता है उसको। फोटो में भी होता तो शायद हम उस तरीके से नहीं बता पाते, क्योंकि जो चीज हमने देखी है ना, वो चीज लगता है कि ये मेरे जीवन का सौभाग्य था या जो भी था कि वो हमने अपनी आंखों से उस दौरान देखा कि ये हमारे सामने इतनी बड़ी घटना, जो युग परिवर्तन वाली घटना, वो हो रही है। बाबरी का ढहना। राजीव त्यागी फोटो जर्नलिस्ट ने अब से 33 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अपनी इन्हीं आंखों से देखा, जी जो जी वो बता रहे हैं। सर, उसके बाद लगभग शाम को 5:30 बजे तक ज्यादातर हिस्सा ढह गया था। लगभग कितने बजे बाबरी विध्वंस शुरू हो गया था और कितने बजे तक चला, वो पूरा सीन सुनना चाहते हैं आपसे। 11, 11:30 बजे के करीब ये हलचल शुरू हुई, तो हम लोग वहां से कूद के, जितने पत्रकार इधर थे उधर भागना शुरू हुए घटना स्थल की तरफ, बाबरी की तरफ। तो वहां पर लोगों ने धक्का, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हम वो उसको शूट कर रहे थे, एक दो लोग वो इतना बड़ा सैलाब था कि पुलिस वाले 5-10 मिनट में ही घबरा गए। उनको लगा कि अगर अब हमने इनको रोकने की कोशिश की तो हम भी मारे जाएंगे। तो वो धीरे से, जैसे ही एक रेला उस रेलिंग को तोड़ के अंदर घुसा, पुलिस वाले भाग खड़े। पुलिस वालों को लगा कि इस भीड़ को हम नहीं संभाल पाएंगे, और वो जैसे ही अंदर घुसना था, फिर तो तुरंत गुंबद पे चढ़ गए सब लोग, और जोश था ही लोगों में, उन्होंने तुरंत तोड़ना शुरू कर दिया। वो इवन मंच से कई बार रुकने के लिए भी ये बोला गया कि भाई शांति बनाए रखें, हमारा उद्देश्य। पर तब तक तो फिर सब कुछ हो चुका था, फिर मंच खाली हो चुका था। उसके बाद हम बाद में लगभग 5:30 बजे 6 बजे उधर आए मंच की तरफ, तो मंच पे कुछ भी नहीं था, उस तरफ कोई आदमी नहीं था, कुछ नहीं ना था। मंच पे नेता बचे और ना बाबरी मस्जिद बची। 1 घंटे के अंदर अंदर नेता सब वहां से अपनी सुरक्षा कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि उस समय अगर वो वहां बने रहते तो हो सकता है कुछ और कांड भी हो जाता। तो वो लोग अपनी स्पीच पूरी कर निकल गए तुरंत। जो बात आती है कि बाबरी मस्जिद ढाने से पहले उसको ढाने की नौबत लाने के लिए मंच से घोषणाएं की गई, मंच से तो क्या देखो, सच्चाई है? राम मंदिर के लिए ही स्पीच चल रही थी, और जय श्री राम का जैसे ही उद्घोष होता था तो एक ज्वार सा फूट पड़ता था पूरे भीड़ में। और वो ऐसा नहीं होता था, पीछे कहीं स्पीच सुनाई भी नहीं दे रही होगी तो गलियों तक में से जय श्री राम का, क्योंकि एक आवाज आई तो पीछे 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 पता नहीं कितने 2 किलोमीटर दूर तक भी वो उद्घोष जा रहा होता था, तो वहां से भी गलियों से भी आवाज आ रही होती थी जय श्री राम। तो इतनी भीड़ थी, मतलब अयोध्या राम में हो गई थी। बिल्कुल राम और में, एक एक घर, एक एक धर्मशाला, एक एक सब जगह कार सेवक दिखता था, हर जगह कार सेवक था। मतलब 6 तारीख को पांव रखने की जगह नहीं थी अयोध्या में। सनातनियों की बुलंद आवाज में बाबरी जो है वो ढक गई थी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सनातनी की वो आवाज, वो दृश्य मैंने आज तक अपने जीवन में दोबारा नहीं देखा। बाबरी को ढाने में 5 से 6 घंटे लगे। राजीव त्यागी उस वक्त क्या क्या देख रहे थे? वहीं जाओ, वही आप एक मतलब रिप्ले करके अगर हम देखना चाहें आपकी आंखों से। देखो सर, हम जब हल्का सा मार पिटाई शुरू हुई तो एक जर्मन पत्रकार थे, आपको शायद अभी नेट पे तो नाम ढूंढेंगे शायद मिल ही जाएगा, उनको भी कार सेवकों ने पीटा था, वो फोटोग्राफी वगैरह। तो कुछ कार सेवक उनको खींचकर सुरक्षित
एक जगह पे कि भाई उनको चोट लग गई थी, इसमें से खून निकल रहा था, एक जगह पहुंचा देना चाहते थे। और एक फोटो छपी उसी दौरान, आपको शायद याद रहा हो कि उस कुछ कार सेवक उसको धक्का देते हुए ऐसे लेके जा रहे हैं, पर वो बेसिकली उसके बाद का शॉट हमारे पास है कि वो उसको धक्का नहीं दे रहे थे, वो उसको सेफ जगह पे लेके आ रहे थे कि भाई तुम्हारे चोट लग गई है, तुम सेफ साइड में खड़े हो जाओ। तो एक फोटो छपी कि उस जर्मन पत्रकार की जेब काट ली कार सेवकों ने। तो ये बड़ा चर्चा का विषय हुआ, कई महीनों तक उनके चर्चे यही चलते रहे, देखो कार सेवक क्या थे, ये लोग तो ये थे, इन्होंने तो उसकी जेब काट दी। हम लोगों को कहते रहे नहीं भाई, इसके बाद का फ्रेम ये है, ये देखो ये यहाँ बंदे को लेके आए हैं और ये इन्होंने इसको, जिन्होंने मारा होगा मारा भी होगा, ये तो है ही, खून निकल रहा है उसके, पर उसके बाद जो कार सेवक उसको वहां लेके आए वो उसको बचा के लेके आए, जिनके ऊपर ये ब्लेम लगा कि जेब काट ली। तो इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही थी उस दौरान। मीडिया का एक गुट ऐसा था जो प्योर वीएचपी और इनके विरोध में खड़ा हुआ था, क्योंकि पिटने के बाद एक सेंटिमेंट भी जागा। कुछ लोग तो 6 दिसंबर को 4 बजे 5 बजे ही वहां से निकल के फ्लाइट पकड़ सीधा दिल्ली, पत्रकार दिल्ली में आके उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली में आके, आप यकीन नहीं, 6 दिसंबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि इसका क्या मकसद रहा होगा? इसका मकसद अब समझ में आता है। उस दौरान तो ये लगता था यार अब पत्रकार पीट दिए, हमें भी बड़ा जो होता था, पत्रकारों के साथ बड़ा गलत हुआ, ये हुआ। पर आज मैं समझता हूँ नहीं, वो कुछ पत्रकार नेता पत्रकार थे, वो पत्रकारों की नेतागिरी के लिए चापलूस और दलाल टाइप और नेतागिरी करने वाले पत्रकार थे, और उनको उनका मकसद था किसी तरह अपना, जो बाबरी के ढहने से काफी रुआंसे हो गए थे और भाग के आए थे कि हम उस वक्त की हुकूमत के उसमें चादर में आ जाएं। उनका उद्देश्य वही था, और उनका अपने आप को हाईलाइट कर लें, ज्यादा नेम और फेम ले लें। तो वो पत्रकारों ने ऐसा भी किया। सर हमारे पास, हम वापस अपनी धर्मशाला पहुंचे, क्योंकि थोड़े से कपड़े वहां भी पड़े हुए थे। जब ये एक रिजर्व बटालियन सीआरपीएफ की आई, उन लोगों ने हमको वहां से निकाला। वो तो सेफ साइड के लिए मंगाई गई थी वैसे। उसके बाद किसी कार सेवक ने किसी को नहीं मारा सर, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ये जो भी घटना घटी वो आधे घंटे की हुई। उस आधे घंटे के दौरान उन्होंने जरूर कैमरे वैमरे ये वो तोड़े, और ज्यादातर पत्रकार साइड में बैठ गए थे। कैमरामैन उन दिनों बहुत कम हुआ करते थे। तो हम लोग अपनी धर्मशाला जब पहुंचे सर, वहां पर जो गुलाल और रंग कार सेवकों ने हमारे ऊपर बरसाया, मेरे और अनिरुद्ध धुड़प करके, सर देखने लायक था। वो वेलकम था मीडिया का, वेलकम कि सर हमने कर दिया। मैं जिन सज्जन की बात कर रहा था कि वो चुटिया वाले सज्जन जो सुबह शाम एक्सरसाइज करते थे सारा दिन इसी काम के लिए, उनका देखो हमने कर दिया, आज हम आजाद हो गए। आज भी आप उन सज्जन को चुटिया वाला सज्जन कहते हैं। उनकी फितरत क्या थी, कुछ पता लगा पाए? मैं सही बताऊं, शख्सियत क्या थी? शख्सियत वो कहीं से मध्य प्रदेश और इधर साइड से ही आए हुए थे, और उनका उद्देश्य बस वो राम में थे। उनका किसी भी तरह मुझे इस जो गुलामी मानसिकता है, ये जो हमारा राम मंदिर है, इससे मुक्त होना है, मुझे राम मंदिर बनवाना है, वो इस सोच के बस। और मैं कभी, मुझे अफसोस होता है कि मैं उन सज्जन से कभी संपर्क नहीं कर पाया। उन सज्जन से का हमने बहुत ज्यादा ब्यौरा कभी अपने पास, अच्छा मेरे मित्र शायद उनको जानते भी रहे होंगे क्योंकि वो मध्य प्रदेश साइड से ही थे, पर वो भी गुजर गए। अनिरुद्ध धुड़प, राजीव त्यागी जी, फोटो जर्नलिस्ट होने के नाते और बाबरी विध्वंस के चश्मदीद गवाह होने के नाते आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जब वहां के जो जोशीले राम भक्त थे, कार सेवक, उनसे बचने के लिए अपने कैमरे छिपा दिए जी, उसके बाद वो कैमरा आपको कब मिला, और फिर जो आपने पिक्चर्स खींची वो क्या कुछ पिक्चर्स ध्यान में हैं आपके आज? सर कैमरा तो देखो मेरे आसपास ही था। मैं बीच बीच में ऊपर से उतर के आके देख के जाता था कि हाँ दरी के नीचे है या नहीं, दरी के नीचे है या नहीं। तो वो, क्योंकि वहां पर किसी का कोई सामान लेने के मूड में नहीं, किसी का अगर खोया भी होगा तो सर अपना भीड़ में गिरा होगा, मेरा जो मानना है। उनमें कोई वो लोग नहीं थे कि जो किसी का सामान छीनने, वहां सिर्फ राम वाले लोग थे। अब इस चीज को मैं महसूस कर सकता हूं। उन दिनों बच्चा था,
इतना ज़्यादा ये महसूस नहीं कर पाया कि भाई हम भी उसी मीडिया के उसमें जुड़े हुए थे, जो लोग गाली दे रहे थे वीएचपी को, जो लोग राम भक्तों को पर अब महसूस करता हूँ नहीं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, कुछ ऐसा बहुत गलत नहीं किया, किसी को मार नहीं दिया, किसी को कुछ वो नहीं कर दिया। उन्होंने हाँ कवरेज के लिए तो जरूर रोका था, पर लोगों ने छिपके की है, आंखों से देखा ही है सब कुछ, ऐसा तो है नहीं किसी की आंख बंद कर दी हो, सबने बैठ के देखा। इतनी बुलंद, इतनी विशाल, इतनी पुरानी ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद, जिसको देख के भी मतलब लगता था कि ताकतवर है, वो ढह गई सिर्फ 6-6.5 घंटे में। कौन सी टेक्नोलॉजी राम सेवकों ने अप्लाई की? सर मैं भी आज तक इसीलिए बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि हम ये सोचते थे इसको ढहने में ही कई दिन लग जाएंगे और तब तक तो पुलिस इनको कंट्रोल करके और ये भगा देगी, पर जो वो जोश हमने देखा, उस जोश के सामने वो बिल्डिंग, मतलब ऐसे लाइनें लग गई, तोड़ने वाले लोग अलग थे और पत्थर उठा के फेंकने वाले लोग अलग थे। इधर वो टूटता जा रहा था, इधर से साइडों से दीवारें टूट रही थी, इधर से, मतलब वो नजारा आप जैसे आप कहते हैं बानर सेना होती है ना सर, बानर सेना लगी हुई थी अलग अलग चप्पे पे, अलग अलग चप्पे पे, कुदाल उनके पास थी, तो इसलिए और भी आसान हो गया कि एक बार आपने जरा सा वो तोड़ा कुदालों से, तो वो उनको जोश काम कर गया, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं, वो जोश था राम भक्तों कार सेवकों। बिल्कुल। कितनी दूरी, फिर दोबारा एक सवाल रिपीट करूंगा, मुश्किल से सर 30 मीटर, 20-30 मीटर आपकी और उनकी। हाँ, बाबरी की, हाँ, सीधा रसोई के बाबरी का गुम्बद पहले गिराया गया, दीवारें काटी गई। सर उसके बेसिकली क्या है, गुम्बद पे चढ़े सबसे पहले जरूर, पर चारों तरफ से उसका गिराना शुरू किया था। जो उसकी आउटर बाउंड्री की दीवार थी, वो एक तरफ से लोग लगे हुए थे, पीछे की तरफ अलग लगे हुए थे, गुम्मद पे ऊपर लोग अलग लगे हुए थे, तो वो चारों तरफ से। हाँ, जब गुम्मद गिरा था तब हमें जरूर लगा था कि इसमें यार कार सेवक चिपट के मर गए होंगे, क्योंकि गुम्मद गिरने की आवाज भी बहुत हुई थी। बाद में लोगों ने उड़ाया भी कि तो बम से उड़ा दिया, उससे उड़ा दिया, पर वो हाथों से ही तोड़ा गया था, कुदालों से हाथों से ही तोड़ा गया बाबरी का गुम्बद। हाँ, तो उसके इवन सर जब बाबरी के गुम्बद के ढहने की आवाज, ढहने की सुनी, तो राजीव त्यागी को क्या लगा कानों में, दिमाग में क्या आया? सर मैं सही बताऊं, मैं ये अपना ये सोच रहा था कि यार अब कहीं देश में क्या होगा, दंगे तो नहीं हो जाए, क्योंकि हम इन्हीं माहौलों से निकल के गए हुए थे। तो हम फैजाबाद पहुंचे, जब यहाँ से निकल के सब पूरा वो प्रकरण हो गया, तो अब विश्वास कीजिए फैजाबाद में भी जश्न का माहौल था। और हम उस रात, मेरे रिपोर्टर भी आगे की सोचता था, उसने कहा ये तो हो गया यार, फैजाबाद का मुस्लिम क्या सोचता है, क्योंकि मुसलमान तो फैजाबाद में था ही। तो हम मुस्लिम बस्ती में गए रात को, और बाबरी ढहने के बाद उसी दिन रात को, और हमने मुस्लिम घरों में चाय पी है, और वहां के मुसलमान ने बोला अरे ढह गई, हम कौन सा उसमें नमाज पढ़ने जाते थे। उसका रिएक्शन ये था, ढह गई। बाबरी को लेके फैजाबाद के मुसलमान ने वो बिल्कुल कहीं किसी रूप से कोई सांप्रदायिक वो नहीं था, कोई वो नहीं था। उसने कहा ढह गए, हमारा कोई मतलब ही नहीं, ना हम वहां कोई नमाज पढ़ने जाते थे, ना हम वैसे जाते थे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राजीव त्यागी। ये बिल्कुल फैक्ट है सर। और हो सकता है आप उस दौरान का चौथा संसार वगैरह नहीं, तो मेरे साथी ने उनको कोट किया है। स्टेट मेरे हिंदी के साथ जुड़े हुए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ फोटो जर्नलिस्ट राजीव त्यागी हैं, जो बता रहे हैं बाबरी मस्जिद का आंखों देखा हाल 6 दिसंबर 1992 का, जिसमें चश्मदीद थे। 30 मीटर दूर थी बाबरी मस्जिद, जो ढाई गई, और उससे 30 मीटर की दूरी पे आप थे, गुंबद को ढहते देखा। और जिस शाम गुंबद ढह गया, बाबरी मस्जिद ढह गई, मिट्टी में मिल गई, उसके बाद अपने पत्रकार साथियों के साथ फैजाबाद में गए, कुछ मुसलमान घरों में, उनका पक्ष जानने के लिए, उनका मन देखने के लिए। तो वहां चाय पी मुसलमानों घर में, और राजीव त्यागी ये बताने को बैठे हैं सामने स्टेट में हिंदी के कैमरे पे, बेबाकी से बात कर रहे हैं कि वहां के मुसलमानों में बाबरी के ढहने का कोई किसी तरीके का मलाल नहीं था, बल्कि वो खुले में कह रहे थे कि हम कौन सा वहां मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। बहुत बड़ी बात है। और देखिए उसी बाबरी के विध्वंस को लेके देश में जाने कितने बम धमाके हुए, और उसके बाद उसी के बदला लेने के लिए 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्टों को अंजाम दिया गया। आखिर सोच
अलग अलग है, मुसलमान सब एक हैं, कुछ ठीक सोचेंगे, कुछ गलत सोचेंगे। आप कैसे सोचते हैं राजीव त्यागी जी, ये निर्भर करता है। और आपकी बड़ी हिम्मत की बात है कि बाबरी ढा दी गई और उसके बाद आप रात को मुस्लिम घरों में पहुंच गए, आपको डर नहीं लगा? सर हमें तो बड़ा मतलब अचंभा हो रहा था इस बात का कि यार मुस्लिम ऐसा सोचता है, और खास तौर से वहां का मुस्लिम। तो वो मुस्लिम वहां का फैजाबाद अयोध्या का मुसलमान बाबरी ढहने के बाद तुरंत बाद डरा हुआ भी तो होगा, सहमा हुआ भी तो होगा, नहीं, वो डर में बोल सकता वो है। डरा हुआ कार सेवकों को तो देख के था, पर उसका जब ये ढह गई तो उनका चलो अच्छा है, ये टंटा कटा, अब ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। उनके दिमाग में साथ साथ ये बात भी आ रही थी। उनका ठीक है, हम कौन सा उसमें नमाज पढ़ने जाती थी, गिर गई, अच्छा है, अभी ये रोज रोज। राजीव त्यागी जी, कुछ और जिज्ञासा पैदा हो रही सर है सुनने की। मुझे अचानक सर एक किस्सा और याद आया कि 6 तारीख की रात को ही मेरे साथी लोग वो बोले कि भाई मुझे तो तुरंत इंदौर जाना पड़ेगा, बड़ा रिपोर्टिंग करना है, सब कुछ करना है, और हम मेरे पास संडे के लिए भी वो मुझे पेज तैयार करना है, स्पेशल रिपोर्ट तैयार करनी है, तो मैं तो निकल रहा हूँ, आप आ जाना राज। हमारे पास बदकिस्मती से 200-250 रुपए बचे हुए थे उस 1500 में से, हाँ, जो लेके दिल्ली से चले थे। तो हमने वो भी उनको 200 रुपए दे दिए, 50 रुपए हमने केवल, हम कभी कभी सिगरेट वगैरह पी लेते थे उन दिनों, तो वो रख लिए। हमने देखा जाएगा जो होगा। हमारे पास हाँ चेक बुक थी कैनरा बैंक की, हमारा अकाउंट कैनरा बैंक में होता था, तो मतलब जेब में 50 रुपए और बाबरी विध्वंस देखने खड़े हुए हो। जी सर, और दिल्ली से जाके तो हम लगे हुए हैं वहां पर कि वही अगले दिन सुबह उठे, हमने उससे जाके बताया भाई देखो हमारे पास पैसे नहीं है और ये हो गया है। किसको बताया? होटल के मैनेजर को, मालिक को, मैनेजर अयोध्या में? फैजाबाद। क्योंकि वहां तो अयोध्या में तो जो धर्मशाला में ठहरे थे उस ये कांड होने के बाद सब पैसे वैसे धर्मशाला वो ओनर सब भूल गए। उसने शुरू में 10-20 रुपए हमसे लिए थे, उसके बाद तो खुशी में उसने कहा जाओ जी। राजीव जी, मैं आपको अयोध्या बाबरी मस्जिद राम मंदिर स्थल छोड़ने से पहले ले जाना फिर से चाहता हूँ। जब बाबरी ढह गई और मलबे में आ गया, तब उस मलबे की तरफ आप बढ़े, गए, उस मलबे पे खड़े हुए? सर मैं उस दिन नहीं जा पाया क्योंकि हम फोर्स के कंट्रोल में थे। जब वहां से निकले तो मतलब वो एक वो बना हुआ था, मेरी तो इच्छा थी कि मैं भी जाऊं, चढ़ जाऊं, और मेरा मन में ये भी था कि आज पत्थर उठा के लेके आऊं। पर हुआ क्या कि वो फोर्स ने हमें अपने उसमें लिया और दोनों बटालियनों के बीच में, बल्कि हम सीआरपीएफ की गाड़ी में ही वापस फैजाबाद आए। सीआरपीएफ ने अपनी एक बस लगा दी थी, उनकी गाड़ी में बुलंद बाबरी मस्जिद देखी आपने? हाँ जी। और कुछ घंटों में अपने आंख से उसका मलबा देखा जी। दोनों सर उस रात हम सो नहीं पाए। अच्छा, हमारे मित्र लोग चले गए तो और रात में अकेला हो गया। सुबह उस रात खुशी में नहीं सो पाए, भय में नहीं सो पाए? सर मैं आश्चर्यचकित था कि इतना बड़ा इंसिडेंट, क्योंकि मैं न्यूज से जुड़ा हुआ था तो मुझे ये तो पता था कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है, पर उसको कैसे करूं। अच्छा, मेरे पास कोई ऐसे साधन नहीं थे कि मैं अपनी फोटोज को तुरंत रिलीज कर पाऊं। फैजाबाद में सारे संचार व्यवस्था ठप पड़ गई थी। एकमात्र वो जो अपना पोस्ट ऑफिस कह लो, क्या बोलते हैं, संचार का जो कार्यालय था सरकारी, वो उसकी लाइनें काट दी गई थी। तो वहां पे से कोई संचार की व्यवस्था ही नहीं थी। बाबरी के ढहने के आसपास के टाइम में संचार व्यवस्था पहले ठप कर दी गई थी? नहीं सर, ऐसा हुआ, बीबीसी के संवाददाता थे मार्क टुली, ये लोग भी हमारे साथ थे। ये लोग अपना रिपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचे। इन्होंने जैसे तैसे वो किया, पर जैसे ही लोगों को धीरे धीरे वहां पे पता लगना शुरू किया कि सारे पत्रकार यहां से अपनी रिपोर्ट फाइलिंग कर रहे हैं, तो वहां भीड़ जुटने लगी। तो ये सब लोग, उन्होंने जो संचार वैसा, उन्होंने अपना वही कार्यालय, और जब तक टाइम भी हो गया था उन्होंने बंद ही कर दिया। तो हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं रही। हमने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन हम फाइल करेंगे, हम स्पेशल रिपोर्ट फाइल करेंगे। ढही हुई बाबरी मस्जिद के मलबे का पत्थर लाने की तमन्ना एक ब्राह्मण पुत्र राजीव त्यागी फोटो जर्नलिस्ट के मन में थी जी, वो अधूरी रह गई हसरत? सर अधूरी रह गई, पर हम मजे की बात ये हुई सर, नेक्स्ट डे मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। 7 दिसंबर को होटल वाले से हमने रिक्वेस्ट किया, भाई हमारे पास पैसा नहीं है। उसने कहा भाई देखो किसी की तो गारंटी देनी पड़ेगी। मैंने कहा चेक ले लो। बोला चेक का क्या, ये तो कुछ भी हो जाएगा। तो हमें याद आई अपने जो भास्कर के रेजिडेंट एडिटर थे ग्वालियर एडिशन के,
उनकी हमने उनको याद किया, क्योंकि वो पास में कह रहे थे, तो उन्होंने आ गए, वो स्कूटर लेके उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को साथ लेके आए। वो उन्होंने उनके रिश्तेदार ने हमारी गारंटी ली। हमने बोला भाई ये हम आपको चेक, उसका 1500 रुपये का बिल था, हमने 1500 रुपये का उसका चेक काट, उन्हें 1300-1400 था, हमने 1500 का काटा उसको। मैं कहा भाई ये आपकी उसका, और आप जो भी अगर नहीं भी आएगा तो हम कैश भेजेंगे, और वरना तो ये कैश हो जाएगा। आप उन दिनों 8-10 दिन लग जाते थे कैश होने हाँ, में। मतलब अपनी प्रोफेशनल नवाबी में कोई कमी नहीं थी। 1500 रुपए लेके दो आदमी दिल्ली से बाबरी को ढाना देखने पहुंच गए, भले ही उधार में फिर जो है हाँ। वहां से वापस आना पड़ा। सर पैसे नहीं थे दिल्ली वापस आए, क्या करें। 50 रुपए मैंने बताया था। हम सुबह 9-10 बजे वहां से अपना पिट्ठू बांध, कैमरा बैग लटका, पैदल पैदल लखनऊ की तरफ चल दिए। धर्मशाला से जब चल रहे थे तो बाबरी ढही हुई याद आ रही थी। सर मैं वही बता रहा हूं, तो हम पैदल पैदल जा रहे थे, अचानक देखो ये भी राम जी की कृपा है। जगदीश यादव होते हैं, टेलीग्राफ में थे उन दिनों, वो उनको क्योंकि बाबरी ढहने के बाद उनको तुरंत लखनऊ वहां भेजा गया कि यार इतना बड़ा कांड हो गया, वहां जाओ। तो बेचारे रात की फ्लाइट पकड़ के लखनऊ पहुंचे और सुबह सुबह अयोध्या आए। तो वो फैजाबाद से उन्होंने मुझे देखा पैदल पैदल जाते हो, उन्होंने आवाज लगाई, अरे राजीव। वो मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं। मैंने कहा सर बस बच गया सर, मुझे तो पैदल जाना था। मैं तो कहाँ जा रहे हो? मैं कहा लखनऊ। तो बोला मेरे साथ चलना, मुझे शूट कर लेते हैं और फिर उसके बाद लखनऊ ही चलना है बस। मैंने कहा चलो। तो सर हम वहां पर गए दोबारा बाबरी ढही हुई पे। तब तक सर क्या हुआ था, उन्होंने पर्दे लगा दिए थे अपने पिंक कलर के और राम जी की मूर्ति स्थापित कर दी थी, और तो हमें वो दर्शन करने का मौका मिला राम जी का जो स्थापित हो रखे थे, और वहां पे फोर्स लगी हुई थी चारों तरफ। हमने चारों तरफ से उसका भ्रमण किया खूब अच्छे से। वो हमारे पे वीएचपी वाला कार्ड होता था, और देखो वीएचपी के जो मीडिया के इंचार्ज थे अग्निहोत्री जी, वो बेचारे अयोध्या में ही फंस गए। सारे नेता तो अंडरग्राउंड हो गए, गायब हो गए, और वो टकर गए हमें गली में से। उन्होंने भी हमें पहचान लिया उस दौरान। वो बात तक भी दिल्ली आते रहे, मुझसे कई बार मिले वो। तो उन्होंने बोला यार मुझे निकालो कैसे भी यहां से। बीएचपी के नेता कह रहे आपसे? वीएचपी के मीडिया के इंचार्ज अग्निहोत्री होते थे, अभी मेरा नाम में ऊपर ऊपर घूम रहा है जी। वो बोले यार मुझे यहाँ से अयोध्या से सरयू के बाहर तो चलो। मैंने कहा यार ये तो है। हमने जगदीश जी बोले भाई मैं तो फोटो में बिजी हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा इनको। हमें वही जो ग्वालियर वाले होते थे वो मिल गए, वो भी आ गए थे वहां पे अपनी रिपोर्टिंग के चक्कर में अगले दिन की। हमने उनको बोला यार ऐसे ऐसे बात है जी, आप कुछ कर सकते हैं? बोला यार इन्होंने तो हमें इतना मदद की है तो कुछ तो कर। तो उन्होंने कहा राजीव तू अपना ये कार्ड दे दे। उन्होंने अपना कार्ड उनके गले में लटकाया, अपने स्कूटर पे बिठाया और उनको सरयू पार कराया है विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी को। तो ये मैंने कहा ये काम भी हमारे हाथ में ही होना था भाई। कुछ नहीं जी, वहां से हम निकले सूट वूट करके, तो वो जो मलबा निकला था उसमें से बाबरी मस्जिद उसमें बहुत सारे स्तंभ टाइप थे, कुछ थे, वो सब वहां पर हमने उनकी फोटो वोटो खींची। बाद में इंडिया टुडे ने भी उनको छापा वगैरह स्पेशल एडिशन में। हम जगदीश जी के साथ लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ आ गए, उन्होंने तो अपनी पिक्चर वो बोले कि चल मेरे साथ फ्लाइट में चलना। मैं चलो हम वहां गए। फिर बाबरी चलो वापस ढही हुई बाबरी मस्जिद पे खड़े हुए आप एक फोटो जर्नलिस्ट की हैसियत से, बाद में क्या सोच रहे थे? सर मैं सबसे पहले जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे दिमाग में वो डाटा संग्रह करने, जो मैं एक दिन पहले चूक गया था, तो मैंने वो सारा एरिया 2.77 जो विवादित लैंड थी, मैं टॉप एंगल ढूंढा, सामने मानस भवन क्या था उससे चढ़ा, बराबर सीता रसोई से इधर उधर से सब जगह से मैंने चारों तरफ से वो एंगल शूट किए कि भाई ये हो जाए। कैमरा एक ही था, उसी में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म एक बार रोल करता था, वो निकालता था वापस 4 फ्रेम खींच के, फिर कलर को आगे बढ़ाता था, फिर अंदाजे से कि भाई 4 फ्रेम। इस तरीके से मैंने शूट किया था सर, क्योंकि मुझे लग रहा था इसकी कलर, क्योंकि उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, तो पर मगर एक कलर फिल्म भी बहुत जरूरी है, तो हमने कलर भी शूट किया, ब्लैक एंड व्हाइट भी शूट किया, दोनों चीजें शूट की। राजीव त्यागी जी,
1 दिसंबर से और 7 दिसंबर 1992 तक आप अयोध्या में रहे, हाँ। खड़ी बाबरी को ढहते देखा, रामलला की स्थापना देखी अस्थायी तौर पे। आपकी जिंदगी का उस एपिसोड का कोई पिक्चर, कोई मंजर जो जीते जी मनुष्य योनि में स्मृति लोक पे नहीं भूलेंगे। बहुत फोटो खींचे हैं, जी मैं जी किसी 1 या 2 फोटो की बात कर रहा हूं जो आज भी याद आते हैं कि वो आपकी फोटो जीवन की धरोहर हैं। वो पूरा, वो 1-2 फोटो नहीं सर, वो एक एक फोटो कि मैं उन 7-8 दिनों को कैसे जिया, वो मेरे स्मृति में जहां भी अब भी, उसके बाद कई बार अयोध्या जाना हुआ, तो उन गलियों के, उन नुक्कड़ के मुझे वो सारे चीजें ऐसे महसूस होती हैं, अरे उस दौरान यहाँ ये हो रहा था, अरे यहाँ तो हमने ये चाय पी थी। इस तरह की चीजें, एक एक राम भक्त के वो चेहरे याद आ रहे हैं। अब वो जाने कहाँ होंगे, हैं भी या नहीं है। तो जिन लोगों के साथ हम रोज उठ बैठ रहे थे, कुछ लोग तो हमें जानबूझ के लेके जाते थे घुमाने कि आइए सुबह, जैसे हम जाते वो योगा अभ्यास करते थे, वो अपनी सुबह की नमस्कार, सूर्य नमस्कार वगैरह करते थे, वो आके दिखाने ले जाते थे, देखो हम लोग कैसे कर। मतलब अब 33 साल बाद बाबरी विध्वंस के राजीव त्यागी फोटो जर्नलिस्ट ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी जिन आंखों से खड़ी बाबरी देखी, उन्होंने ढही बाबरी देखी, रामलला की स्थापना देखी, और वो अयोध्या के वो मंजर अपनी जिंदगी, अपनी नजर, अपने दिमाग में बसा के ले आए, जिसके लिए डिलीट करने के लिए कोई रबड़ नहीं बनी है। कोई रबर नहीं बनी है। मैं पीछे बीच में कई बार कोशिश किया कि मैं इस मंजर को कभी कभी लिखूंगा, 1-2 बार मैंने फेसबुक पे कुछ लिखा भी, अपने पेज पे मैंने कई बार, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लोगों ने कई बार अरे तुम तो राम मंदिर को बड़ा, तो मैं उसको अब तुलना करके देखता हूं कि ये वास्तव में तब और अब में क्या फर्क आया है, चीजों को महसूस करता हूं। कभी मौका लगेगा तो उन सारी चीजों को संकलन करूंगा। और बहुत मजे की बात यह हुई कि उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि जो मुझे लगता है कि ये राम जी चाहते हैं मेरे से। आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आना था कि जो खुदाई हुई थी, खुदाई में जो निकला है वो क्या है, और फैसला आने से 1 दिन पहले मुझे पता लगा कि वो आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, उसके हेड बैठते थे कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, दिल्ली में, हाँ, उनके पास रिपोर्ट है और कल ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होनी है। तो मैं फ्रीलांस कर रहा था, मैं उन दिनों अमर उजाला छोड़ दिया था, और 2003 की बात है शायद ये। हम लोग मैं ऐसे ही अपना कैमरा उठा के कुछ फ्रीलांस कर रहा था अलग अलग अखबार, एक इनाडू अखबार है आंध्रा का, उसके लिए था, काफी बड़ा अखबार है, मुंबई के मिड डे के लिए करता था, मुंबई में उसके लिए भी मैं स्टिंगरशिप पे काम करता था। तो हम चले गए और वहां पे कोई पत्रकार पहले से अंदर उनके पास गया हुआ था, तो हमने गार्ड से बोला भाई वो अंदर जाना, हमने कैमरा लटका ही रखा था। तो उसने कहा अच्छा वो जो आपके साथ आए, मैंने कहा हाँ। हम चले गए, देखो नहीं तो वो वहीं रोक देता, शाम को 5 बज चुके थे। हम जाके देखा तो उनके सेक्रेटरी हमने रोका, जो डायरेक्टर थे, कि भाई मन का वो उनसे मिलना है, वो बुलाया उन्होंने भी तुरंत दरवाजा खोल दिया। अच्छा उन्होंने अंदर देखा, उन्होंने देखा यार ये पत्रकार बैठे हैं, वो राष्ट्रीय सहारा समय आता था ना 15 दिन वाला, जो उनका फोर्टनाइटली उसके पत्रकार थे। अच्छा। तो वो उसको बैठ के वो पूरी रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे। हम गए, हम चुपचाप उनके पास बैठ गए, हमने उनको भी नमस्ते किया, उनको भी नमस्ते किया। अब उन्होंने सोचा कि ये इनके साथ फोटोग्राफर है, तो हम भी बैठ के देखने लगे। पहले तो फिर हमने देखा अरे इस पे तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, फोटो उसका डिस्क्रिप्शन, फोटो उसका, पूरी इतनी बड़ी फाइल। हमने धीरे से, क्योंकि उनकी बातचीत चल रही थी, हमने धीरे से पलट के फोटो खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने भी एतराज नहीं किया, वो ये सोचा इनके फोटोग्राफर हैं। जब सब काम हो गया तो वो पत्रकार बोले भाई वो सुभाष जी को तो जानते, सुभाष जी फोटोग्राफर चीफ होते थे सहारा के, सुभाष पाल। मैंने कहा हाँ, तो वो फोटो दे देना। मैंने कहा हाँ हाँ, उन्होंने ही बोला है, मैं कल दे दूंगा। बोला हाँ हाँ 2-3 दिन में आराम से दे देना। उन्होंने तो ऐसे करके बोला। मैं वहां से निकला, स्टार्ट किया, मेरे दिमाग में हलचल शुरू हुई, यार इन फोटोज का क्या करूं, ये तो राम मंदिर प्रूव हो रहा है, पूरी रिपोर्ट कह रही है कि राम मंदिर था इसके नीचे। हम भागे गए तो मैं इनाडू में गया,
मैंने अपने ब्यूरो चीफ को, मैं सबसे पहले जाके वो फोटो प्रिंट करा दिए सारे, लेके आया, 6 साढ़े 6 बज गए थे, उनके सामने बिछा दी। मैं कहा सर दिस मैं कहा ये राम मंदिर है और ये रिपोर्ट उनकी है, ये ऐसा ही किया। हाँ, और ये कल वहां पे हाई कोर्ट में वो पहले तो उछल गए, फिर उनको लीगल वो दिखने लगा, यार लीगल एक्शन ना हो जाए, तुम तो चोरी छिपे खींच लाए कहीं वो। मैं कहा नहीं सर, ऐसे ही लीक होती हैं खबरें और ऐसे ही छपती हैं, ऐसी लीक कराई जाती हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हम सामने जागरण का ऑफिस होता था, जागरण वाले आपके क्राइम रिपोर्टर भी रहे हैं वो पहले, अभी दूरदर्शन में थे पीछे, उनके पास गए, हमने उनसे बोला, मैं यार हमारे ब्यूरो चीफ को उनको समझाओ कि भाई ये इतनी बड़ी खबर है और ये इतना बड़ा मामला है और कैसे छपती हैं। वो बोला यार तू हमें दे दे भाई, ये तो हमारा तो मालिक इसको वो। मैं कहा ऐसे नहीं दे सकता, मुझे कुछ थोड़ा सा ना उन दिनों हिंदी अखबारों से एलर्जी हो चुकी थी मैं, क्योंकि मेरा अमर उजाला में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ा होता है नहीं यार हिंदी अखबार में नहीं छपना चाहिए, कहीं भी छप जाए इंग्लिश अखबार में छपे तो और भी बात। तो हम उसमें इनाडू वाले को आया, उसने समझाया कि भाई ये इतना बड़ा मामला, तो उन्होंने सीधा अपना वहां फोन लगा दिया अपना हैदराबाद हेड ऑफिस, हैदराबाद, भाई ऐसे ऐसे खबर है, हमारा फोटोग्राफर लेकर आया। उनकी लीगल टीम बैठी, उनके फोन आए, वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में गैप हो रहा था, फिर हमने उनको फोटो भेजी। मैंने कहा जी ये फोटो है, आप इस पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है फोटो वाइज, और ये पूरी रिपोर्ट ऐसे ऐसे हमने ली है। तब उनको समझ में आया, तो तब उन्होंने अपने जो मालिक होते थे वो थोड़ा सा प्रो बीजेपी माइंडेड थे, उनका कैरी ऑन छाप दो। तो उनके 40-50 एडिशन थे, सब में वो लीड स्टोरी पूरा पेज, एक एक चीज के पॉइंटर्स उसके साथ की साहब, ये मतलब आप राम, दिस इज प्रूव कि ये राम मंदिर है। 3 तारीख को उधर वो रिपोर्ट हो रही थी और इधर ये, उसी शाम को हम मुंबई मिड डे अपना दूसरे क्लाइंट के पास, क्लाइंट ही कह सकते हैं आज की तारीख में, हमने उनको बोला कि भाई ये फोटो स्टोरी जा सकती है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था फोटो स्टोरी का कि दिस प्रूव दिस इज कि राम मंदिर। हमने वहां पे कुछ नहीं किया, हमने फोटो दिए, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, बस फोटो स्टोरी के रूप में, फोटो स्टोरी बस, वो फोटो स्टोरी जाती थी, 1600 रुपए बहुत बहुत ब्लास्टिंग स्टोरी थी। उन्होंने कहा ये कहां से ले आया, मैं ऐसी आप मिल गई भाई तो ऐसे ऐसे काम कई बार राम जी ने करवा दिए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। और जैसे वो तो अगले दिन लोगों ने मेरे से डिमांड शुरू कर दी, अरे यार तुम इतनी बड़ी वो ले आए। इवन चैनल तक, कई चैनल्स ने बोला यार ये हम ले जाओ जी, इसमें क्या, मेरा तो कुछ है ही नहीं क्रेडिट, ये तो फोटो है उसके हैं, ले जाओ आप, इसमें क्या है। राजीव त्यागी जी, बाबरी ढह गई है, उसकी यादें अभी भी हैं। जी जी जी। बाबरी के ढहने के बाद जो देश के हालात हुए, दंगे फसाद, हजारों लोग मारे गए, जी जी, मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट उसी की परिणति थी। क्या बाबरी को लेके, बाबरी के ढहने के बाद जो देश में हुआ कत्लेआम, वो जायज था, जबकि बाबरी तो जायज नहीं थी? सर मेरा मानना यह है कि सर ये सब तो बाद में दोनों पक्षों ने उकसा के किया है, जो भी किया है ना, ये दोनों पक्षों ने बहुत उकसा के, और क्योंकि आम मुस्लिम को उससे कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। इवन मैं जब वापस आ रहा था तो मुझे फ्लाइट कैंसिल हो गई उस दिन, तो रात को हम फिर सोचा ट्रेन से निकल लेते, हमने ट्रेन पकड़ी रात को। तो हम जिस कर्फ्यू लग चुका था तब तक, बाबरी ढहने के बाद दिल्ली जब लौट रहे थे, कर्फ्यू लग चुका था, तो हम रेलवे स्टेशन पे जाके जनरल टिकट खरीद रहे थे, लखनऊ मेल दिल्ली के लिए आ रही थी, 9:15 बज चुके थे। तो हमने कहा भाई वो एक, उन्होंने कहा जी सारी ट्रेन खाली पड़ी है, किसी में भी सो हम गए, हमारे पूरे कूपे में 7 या 8 लोग थे, पूरी ट्रेन खाली लखनऊ मेल, हाँ दिल्ली तक, बाबरी ढहने के बाद। हाँ, डर के मारे या कर्फ्यू के मारे? डर के मारे, एक तो कर्फ्यू लग चुका था, दूसरे डर भी फैल चुका था कि यार रास्ते में कहीं दंग, और लोगों को लग रहा था कि भाई रास्ते में कहीं भी अटैक हो सकता है ट्रेन पे, ये तो इसलिए फोर्स के रेलवे फोर्स के जवान भी कूपे में चल रहे थे। तो अब पहुंच गए दिल्ली, जब हम उठे तो किसी और ने उठाया कि भाई दिल्ली पहुंच चुके हो, और दिल्ली पहुंचना था, दिल्ली से कोई फ्रीलांसर नहीं गया था फोटोग्राफर्स में, आप इकलौते थे? मैं इकलौता। कुल उसके बाद जो फोटो का, हमें नहीं पता था कि फोटो की डिमांड ऐसी भी होती है, किसने नहीं मांगी, सब मतलब लोगों ने स्पेशल फीचर्स छापे, जिन अखबारों को हम कभी जानते नहीं थे, नाम नहीं सुना था उन दिनों,
उन अखबारों के प्रतिनिधि आके हमसे फोटो ले, कितनी एजेंसी चलाने वालों ने हमसे पूरे के पूरे बनना, क्योंकि वो सीनियर होते थे, एक एक उसके 10-10 पूरी की पूरी वो छाप डाली कि प्रिंट आउट निकाल दो भाई, सारे हाँ, निकाल मतलब मलाई यहाँ दिल्ली के पत्रकारों ने भी खाई हमारे खाई, उसके यहाँ। और बटोरने वहां जान जोखिम में डालने, बाबरी को ढहते हुए देखने आप पहुंचे थे। जी जी जी, ऐसा हुआ सर। पर हमें भी उस दौरान खूब मलाई नहीं, दूध तो मिला। अलग चीज है, अलग चीज है ना, लेकिन जो यहाँ पे राम जी के दर्शन हुए वो सबसे बड़ी बात थी, बड़ी बात है। कुल मिला के 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढही बाबरी मस्जिद के चश्मदीद फोटो जर्नलिस्ट हमारे साथ राजीव त्यागी बता रहे थे सब कुछ आंखों देखा हाल जो उन्होंने देखा। राजीव त्यागी ना तो नेता हैं, ना ही किसी सनातनी धर्म के पक्ष विपक्ष में हैं, ना ही किसी धर्म के पक्ष विपक्ष में हैं। सीधे सीधे कहते हैं कि जो हुआ उन्होंने आंखों से देखा, और वो मंजर बाबरी को खड़े हुए देखा और उसको 5-5.5-6 घंटे में ढहते हुए देखा। अपने आप में राजीव त्यागी वाकई में बहुत ही विलक्षण हैं, और ऐसे चश्मदीद हैं जिनसे कई बार कोशिश की गई कि वो सरकारी एजेंसियों के गवाह बन जाएं बाबरी मस्जिद ढाए जाने के मामले में, लेकिन राजीव त्यागी ने शायद मना कर दिया था। जी 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 सर, ये सब इंसिडेंट होने के बाद कुछ समय बाद कार्रवाई शुरू हुई, तो बहुत सारे पत्रकारों को उस दौरान आपने सुना भी होगा, मुलायम सिंह जी ने 10-10 हजार रुपए सबको ही बांट दिए थे। क्यों? कुछ भी कह सकते हो आप उसको, आप लालच कह लो, जी साहब आप पिटाई हुई थी आपकी, नुकसान हो गया था आपका, इस तरीके से। तो हमारे पास भी जो दिल्ली के नेता टाइप अपने जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने कहा अरे तुम्हारा नाम भी ये देते थे, तुम एक वो लेटर लिखना होता था बेसिकली कि भाई मेरा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे मेरा भी। मैंने कहा हमें नहीं चाहिए। राजीव त्यागी जी, ये बड़ी बात बता रहे हो आप कि जिन मुलायम सिंह ने 2-3 साल पहले जी कोठारी बंधु गोलियों से उड़वा दिए थे अयोध्या की सरजमी पे सरयू के आसपास, जी जी, 2-3 साल बाद जब बाबरी ढह गई 1992 में, तो वही मुलायम सिंह पत्रकारों को 10,000 रुपए बांट रहे थे। सर ये तो रिकॉर्ड में है, आप आज भी सरकारी दस्तावेज देखोगे उन पत्रकारों के नाम लिस्ट निकल के आएगी, कम से कम 100 पत्रकार, 100 तो मतलब 50 तो दिल्ली के निकल जाएंगे जो गए भी नहीं थे। नहीं, तो ये मुलायम सिंह का हृदय परिवर्तन किसने किया? सर ये तो कह नहीं सकता, पर एक तरह का लालच दिया गया, या ये कह लो कि उनको अपने पक्ष में करने का, कि मेरे पक्ष में कुछ थोड़ा माहौल बने, उसलिए दिया गया। और आप जांच एजेंसियों ने जब कहा कि आप सरकारी गवाह बन जाइए बाबरी मस्जिद ढाने के मामले में, तो आपका क्या जवाब सर था? सीधा मतलब सरकारी एजेंसी की बात नहीं करूंगा, अपने यूपी इंफॉर्मेशन सेंटर में जानने वाले थे, जानने वाले क्या वो जानते थे मुझे, उन्होंने क्योंकि अमर उजाला में था, उन्होंने तो, क्या तो वो उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे मैं भी, और इतना सब कुछ, क्योंकि जगह जगह फोटो छप रहे थे, जगह जगह नाम छप रहा था, तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, अरे राजीव तुम सरकारी गवाह बन जाओगे क्या? तो उसके लिए भी पैसा मिला करता था, सरकारी गवाह बनने का। हाँ, वो जाने जाने ठहरने, वो पूरी सरकारी सुविधाएं मिलती थी, गेस्ट हाउस बुक हो जाता था। आपने क्यों मना किया गवाह बनने सर मेरा मैं जब इस पेशे में आया था, पत्रकारिता, हाँ, एथिक्स के लिए आया था। मेरा मतलब जमीर गवाही नहीं देता था कि मैं किसी से चाय नहीं भी लूं, मैं कभी किसी की चाय भी पीऊं। मुझे लगता था ये मेरी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। वो पर जिस तरह का वो लोग चाहते थे कि मैं गवाह उनका बनूं, उनका सीधा सीधे उद्देश्य था कि मैं बड़े बड़े नेताओं का नाम लूं, कि बड़े बड़े नेताओं ने ये बोला तो इसलिए ये हुआ, बाबरी ढही। हाँ, इस उद्देश्य से वो लोग चाहते थे। तो मैंने कहा कि मैं इन सब पॉलिटिकल चीजों में नहीं पढ़ सकता, ये पॉलिटिकल। कुछ पत्रकार शायद वो बाद में बने भी थे गवाह, कुछ पत्रकार जो जिनको सीबीआई ने अपना गवाह बनाया। हाँ, तो फोकट में वो पत्रकार गवाह नहीं बने थे, हाँ, कुछ ना कुछ कहीं रहा होगा, लेकिन उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे किसने क्या किया। लेकिन राजीव त्यागी किसी भी लालच में नहीं आए, न सरकारी गवाह बने बाबरी मस्जिद ढहने के मामले में, और ना ही किसी दबाव में आए। जो मर्जी में आया वो किया। और अब 33 साल बाद 6 दिसंबर 1992 की उस घटना का हूबहू आंखों देखा हाल स्टेट मिरर हिंदी पर बयान करने के लिए मौजूद रहे हैं राजीव त्यागी 6 दिसंबर 2025 को। जो उन्होंने बोला है वो किसी नेता की मुंहजुबानी नहीं है,
एक पत्रकार की मुंहजुबानी है, जो उन्होंने भोगा, देखा, और ऐसी स्मृतियां हैं उस बाबरी को ढाए जाने की जेहन में जो कभी डिलीट नहीं होंगी। राजीव त्यागी की यही संपत्ति है रामलला की स्थापना अस्थायी रूप से अयोध्या में और बाबरी को ढाए जाने को लेकर। शुक्रिया राजीव त्यागी जी, धन्यवाद स्टेट सर। में हिंदी से बात करने बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया सर।